जय हिंद। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। साथियों, सितारे सिर्फ आसमान पे नहीं चमकते, मेहनत करने वाले छात्रों के कंधों पर भी सितारे चमक जाते हैं। बिहार एसआई, एक्साइज इंस्पेक्टर, अग्निशमन, फायर ऑफिसर का वैकेंसी आ चुका है और रेगुलर बिहार एसआई का वैकेंसी मई के लास्ट में, यानी कि आज आपका कितना 29 मई के बाद आने की प्रबल संभावना है जून में। ओके, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एडुटेरिया टेस्ट सीरीज ऑफलाइन, जो कि कंडक्ट किया जा रहा है एडुटेरिया के ऑफलाइन सेंटर पे, जिसका 10 सेट का कीमत है 499 रुपया। वो 10 सेट जिसका कीमत 499 रुपया है, वो बिल्कुल आपके लिए फ्री लाए हैं। उसका टेस्ट 1 ये हर सैटरडे को टेस्ट होता है और संडे को डिस्कशन। तो ये पहला नंबर टेस्ट है आपके लिए फ्री। उससे पहले आप लोग को पता ही है कि उससे पहले सर्वेश क्लासेस केजीजी आपके लिए हर दिन लेकर आता है बिहार दरोगा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट, जिसमें हमने अभी तक आपको करा दिया है 20 सेट वॉल्यूम 1 का और 6 सेट वॉल्यूम 2 का, और वॉल्यूम 2 का 7वां सेट आपको कल संडे को उपलब्ध होगा। याद रखिए साथियों, याद रखिए, बेशक 10 लाख का सूट पहन लेना, जिस दिन इन कंधों पर सितारों वाली वर्दी होगी, तुम्हारे 10 लाख के सूट की कीमत चवन्नी की रह जाएगी। अतः आप सभी जो सितारों को आसमान से तोड़कर अपने कंधों पर सजाना चाहते हैं, वो जुड़ जाए सर्वेश क्लासेस केजीजी के साथ, और ये जो सेट है आप लोग जरूर देखें। और हाँ साथियों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर भी जलियांवाला बाग हत्याकांड के दीवार पर से आपके लिए आधुनिक भारत का इतिहास करवाया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो करें, क्योंकि चाहे आप बिहार दरोगा के एस्पिरेंट्स हो या फिर आप हो इसके टीचर के, मॉडल हिस्ट्री हर आदमी के लिए बराबर है। और साथ ही साथ आपको महत्वपूर्ण समान अध्ययन किया जा रहा है। किसके द्वारा? तो डॉक्टर प्रवीण कुमार जो सर हैं हमारे एडुटेरिया के, उनके पीडीएफ से। उसको भी आप लोग देखें, जुड़ जाए चैनल के साथ और सभी वीडियो को देखें। जीके जीएस हर एग्जाम के लिए समान है साथियों, बस कहने का अलग अलग हो जाता है। आइए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। कुल 100 प्रश्न है, सभी प्रश्नों के अंक समान है। और जैसा कि दरोगा के एग्जाम में रहता है नेगेटिव मार्किंग 0.20 नेगेटिव मार्किंग है। विकल्प ए बी सी डी 4 विकल्प है, आपको 4 विकल्प में से सही विकल्प चुनना है। और कदापि किसी तरह का क्या करना है, 2 घंटे से पहले भवन से बाहर नहीं जाना है। जो आपका इंस्ट्रक्शन कहा रहता है एग्जामिनेशन हॉल में, वही सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ भी उपलब्ध है। आइए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्यारा सवाल, दुलारा सवाल। निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी? कौन सा ऐसा? विच ऑफ द फ्लोइंग रूलर्स एज्यूम द टाइटल ऑफ महामल? ऐसा करने वाले कौन थे? बिल्कुल सही, नरसिंह वर्मन प्रथम। और नरसिंह वर्मन प्रथम जो है महामल की उपाधि धारण की थी। इन्होंने पातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। इसकी दूसरी उपाधि भी जो ये धारण किए थे, और दूसरी उपाधि किसकी धारण किए थे? पातापी कोंड की उपाधि। और पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु है। और ये किस वंश का शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम? तो पल्लव वंश का शासक था। और महाबलीपुरम स्थित एकाश्मस मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और महाबलीपुरम का जो मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। पल्लव वंश के शासक विष्णु धर्म के क्या थे? अनुयायी थे। ये क्या थे? विष्णु भगवान की पूजा करते थे, यानी कि नैयार थे। कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कांची, कांची स्थित जो है आपका, कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? वो करवाया है आपके नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ओके। और महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया है नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और इन दोनों का संबंध किससे है? तो पल्लव वंश से। और महामल्ल और बातापी कोंड, महामल्ल और बातापी कोंड की उपाधि महामल्ल, और साथ में आप लोग यहाँ जोड़ सकते हैं क्या चीज साथियों? बातापी कोंड, क्योंकि पल्लवों की राजधानी क्या थी? बातापी। बातापी कोंड की उपाधि किसने धारण की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तथा मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ? आप लोग जानते हैं भारत का पहला मंदिर जो है दशावतार मंदिर, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में बना था। अतः मंदिर बनाने की कला का विकास किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ। सर्वप्रथम मंदिर बनाने की कला का विकास गुप्त काल में के समय हुआ था। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है।
गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त थे। कौन थे? श्री गुप्त थे। ओके। और इस वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त संवत भी चलाया था। कब? 319 ईस्वी में। 319 ईस्वी में क्या चलाया था? गुप्त संवत चलाया गया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और किसने कहा था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन? तो विस्टन स्मिथ ने कहा था। विलियम स्मिथ ने कहा था। और समुद्रगुप्त को कविराज के उपनाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध कवि हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया गया था। यूनानी शासक मिनांडर को किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। पुष्यमित्र शुंग किस वंश के शासक थे? तो शुंग वंश के शासक थे। शुंग वंश कैसा शासक वंश था? तो यह ब्राह्मण वंश था। और इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी विदिशा। वही विदिशा जहां की क्या थी? जहां से 9 बार जीती थी आपकी पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। मध्य प्रदेश में स्थित है। ओके। भरहुत स्तूप का निर्माण भी किसने? भरहुत स्तूप का निर्माण कौन कराया था? भरहुत स्तूप का निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था अंतिम। ये कौन था? अंतिम शासक था। और ये वसुदेव की हत्या कर कर क्या किए थे? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। और पतंजलि जो है, ये पतंजलि पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। और 2 अश्वमेध यज्ञ करने का साक्ष्य भी मिलता है। ओके। और ये ब्राह्मण वंश थे। और जो भारत में जो आपका इस्लाम, इसका बौद्ध का और जैन का उदय कम हुआ है, उसमें पुष्यमित्र वंश या पुष्यमित्र शुंग वंश का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन फिर भी इसमें एक विवादास्पद चीज है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने किसका निर्माण कराया था? भरहुत स्तूप का निर्माण कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? चंद्रगुप्त मौर्य जो कि भारत का प्रथम महाराजा धीराज कहलाता है, 322 ईस्वी पूर्व में क्या होता है? मगध की गद्दी पर बैठता है। ओके। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडो कोटस कहा। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? प्रधानमंत्री था। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? चाणक्य के द्वारा। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में किसे हराया था? सेलुकस निकेटर को। 305 में किसे हराया था? सेलुकस निकेटर को हराया था। और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। और श्रवण बेलगोला चले गए थे भद्रबाहु के कहने पर। वही संलेखना विधि से उन्होंने क्या की थी? अपनी प्राण। तो व्हेन डिड चंद्रगुप्त मौर्य सिट ऑन द थ्रोन ऑफ मगधा? तो ये कब बैठा था? 322 बीसी बिफोर जीसस क्राइस्ट। किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? इन विच वेद इन परीक्षित कॉल्ड द किंग ऑफ द क्रूज? तो किस वेद में कहा गया है साथियों? यह जो वेद है यह है अथर्ववेद। अथर्ववेद इज द लास्ट वेद। परीक्षित हैज बीन कॉल्ड द किंग ऑफ द क्रूज इन द अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना किस अथर्वा ऋषि ने की थी? किस ऋषि ने की थी? अथर्वा ऋषि ने की थी। इसीलिए इसे अथर्ववेद कहते हैं। यह सबसे लास्ट की वेद था। और इसी वेद में जो है वर्ण व्यवस्था का व्यापक चर्चा है। और इस वेद में कन्याओं की जन्म को निंदा किया गया है। और इस वेद में सभा एवं समिति प्रजापति की क्या है? 2 पुत्रियां हैं। और गोपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? गोपथ गोपथ ब्राह्मण का संबंध किससे? अथर्ववेद से। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। इसमें आपको गायत्री मंत्र का चर्चा मिलता है। ये सब आपको डिस्कशन में भी नहीं मिलेगा साथियों। अगर आप यजुर्वेद जो है ये गद और पद दोने वाला वेद है। और साम वेद जो है, साम वेद से क्या होता है साथियों? तो ये गाया जाने वाला वेद है। पता है मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने इबे बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इबन बतूता को विद्वता से प्रभावित होकर दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। रेहला नामक पुस्तक की रचना इबन बतूता द्वारा की गई। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आए थे। और ये कहाँ के यात्री थे? तो मोरक्को के। मोरक्को का यात्री था। ओके। बर्नी ने कहा था कि जनता को बादशाह से और बादशाह को जनता से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक सल्तनत के सबसे पढ़े लिखे बादशाह थे। दीवाने कोई के संस्थापक थे। आइए दिए गए प्रश्न को कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दीवाने खैरात। दीवाने खैरात विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक। सही है। दीवाने अर्ज ये सैन्य विभाग था। इसका स्थापना किसने किया था? बलबन ने किया था। सही है। दीवाने कोई मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ये भी आपका क्या है? सही है। और दीवाने मुख्तराज, दीवाने मुख्तराज क्या है? ये आपका गलत है। क्योंकि दीवाने
मुख्यराज या दीवाने खैरात डाउन विभाग से संबंधित है। दीवाने अर्ज जो है ये आपको किससे संबंधित था? सैन्य विभाग से। दीवाने कोई कृषि विभाग से, और दीवाने इश्तियाक पेंशन विभाग से संबंधित था। ओके, दीवाने इश्तियाक किसे? अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुख्यराज विभाग की स्थापना की थी तथा इसका संबंध वित्त विभाग से था। ओके, ये किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। उद्दीन। और इसका संबंध किससे था? तो इसका संबंध था वित्त विभाग से। किससे था? वित्त विभाग से। ओके, बताए। और दीवाने खैरात जो है ये गरीबों को, महिलाओं को, वंचितों को क्या किया जाता था? दान दिया जाता था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से था। ओके, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, दीवाने अर्ज कई बार बिहार दरोगा में पूछा जा चुका है। अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्त कर लिया था? अकबर ने किस वर्ष स्वयं को? तो 1562 में। और दास प्रथा का अंत इसी समय अकबर ने किया था। दास प्रथा का अंत अकबर ने इसी समय किया था, 1562 में। 1556 में अकबर ने पानीपत का सेकेंड युद्ध को लड़ा था। ओके, और कहा जाता है कि 1576 में अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था और अकबर ने बिहार प्रांत को 1574-75 में जीता था। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे। जैन धर्म गुरु, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जो भी बता रहे हैं, जैन धर्म गुरु हरि विजय सूरी को इन्होंने जगत गुरु की उपाधि, किसे? हरि विजय सूरी को किसकी उपाधि दी थी? जगत गुरु की। जगत गुरु की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। यह क्वेश्चन बिहार दरोगा 2446 में मेंस में पूछा गया है कि हरि विजय सूरी अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि दी थी? तो जैन संत हरि विजय सूरी को। ओके, बताए किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? तो ये अलवर्दी खां में। अलवर्दी खां ये ऐसा बादशाह था, सरनवाब था, जो अंग्रेजों की नीतियों को समझ गया था और उसने कहा था कि अगर इस अंग्रेज को नहीं छोड़ोगे तो ये सहित देगा और इसे छेड़ोगे ये डंक मार मार कर मत क्या करेगा, तुम्हें खा जाएगा। ये इसके प्रसिद्ध कथन है। अलवर्दी खां का वसन 1740 ईस्वी में घेरिया के युद्ध के बाद ये क्या बनते हैं? बंगाल का नवाब बनते हैं। ओके, स्वर्ग। अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला इसका क्या था? नाती था। मात्र 23 साल की एज में बेचारा बन गया बादशाह। इस वजह से इसका जो सेनापति था मीर जाफर इससे गद्दारी करता है और सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद फिर कठपुतली नवाब बनता है आपका मीर जाफर। बक्सर का युद्ध के समय जो है मीर जाफर ही नवाब रहता है और बक्सर का युद्ध होता है शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। और बक्सर का युद्ध पहला युद्ध था जिसमें अंग्रेज अच्छी तरह से लड़े और हारे। इस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये गवर्नर जनरल थे आपके वारेन हेस्टिंग। ओके, वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल था 1774 से लेकर 1785 तक। और इसी समय जो है कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता, और 1781 में कलकत्ता को प्रथम मदरसा की स्थापना और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-82 में किसके समय हुआ था? वारेन हेस्टिंग के समय में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ था। ठीक है ना? और इसी समय 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बंगाल में की गई थी। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भी वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में ही आए थे। और जोनाथन डक्कन ने वर्ष 1791 में बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ओके, कहता है बंगाल विभाजन प्रभावी लागू हुआ था, मतलब बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। तो बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। कब हुआ था? और लॉर्ड कर्जन जो है 19 जुलाई को घोषणा कर दिया था कि बंगाल का क्या होगा? विभाजन होगा। और फिर 5 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में मीटिंग रखी गई जहां पे स्वदेशी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। और 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन दिवस लागू हो गया। और इसी दिन डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर हिंदू मुस्लिम ने रक्षाबंधन दिवस मनाया था। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में सिंचाई विभाग की स्थापना की गई थी। 1902 में पुलिस आयोग की स्थापना और 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की स्थापना भी किसके समय की गई थी? लॉर्ड कर्जन के समय। इस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन। ओके, और इसी समय 1905 में पूसा में 1905 में
पूसा में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1904 लॉर्ड कर्जन के समय में। उसके बाद कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1905 में पूसा में। और उसके बाद आपका क्या है, पुलिस आयोग की स्थापना 1902 में। और सिंचाई आयोग की स्थापना, सिंचाई आयोग 1901 में। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आइए अगले स्टेज में चलते हैं, पेज में पता है। अगला क्वेश्चन है, भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? तो भूमिज विद्रोह का संबंध था साथियों झारखंड से। कहां से था? झारखंड से, जो कि पहले बिहार का ही भाग था। झारखंड के संबंधित था। और जो भूमिज विद्रोह कब हुआ था साथियों? 1770 से 1771 में प्रथम चरण था इसका, और 1819। और आपका जो कोल विद्रोह है ये भी झारखंड में हुआ था 1831 से 32 में। संस्थाल विद्रोह भी कहाँ हुआ था? झारखंड में हुआ था। संस्थाल विद्रोह के बारे में तो बीपीएससी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। 1855-56 में हुआ था। सिद्धो कानू चांद भैरव इसके क्या थे? नेता थे। और मुंडा विद्रोह 1899 से 90 में हुआ था, ये भी झारखंड में हुआ था। और इस समय जो है मेन नेता कौन थे? बिरसा मुंडा, ठीक है। उलगलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है मुंडा विद्रोह को। कहता है, हु सेड द कांग्रेस पीपुल्स आर हंग्री फॉर पोस्ट? किसने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं? ये प्रसिद्ध कथन किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का। किनका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही क्या किसकी घोषणा स्थापना की थी? आनंद मत की स्थापना की थी। अरविंद घोष ने कांग्रेस को क्षय रोग से मरने वाली संस्था कहा था। अरविंद घोष ने क्या कहा था? क्षय रोग से मरने वाला। और लॉर्ड कर्जन ने कहा था कांग्रेस अंतिम सांसें ले रही है और मैं चाहता हूं कि मेरे शासनकाल में कांग्रेस क्या हो? मर जाए। जलियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था। हंटर कमेटी की रिपोर्ट को कब प्रकाशित किया गया था? तो 1920 में। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की घटना हुई थी, जिसके दीवार पर बैठकर मैंने आपको आधुनिक भारत का इतिहास कराया है। ओके, और इस घटना की जांच है तो हंटर कमेटी का गठन किया गया। और 28 मई 1920 को क्या किया गया? इसका घोषणा किया गया। कहता है, भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो सर सैयद अहमद खां है। ओके, भारतीय विद्रोह पुस्तक के लेखक कौन है? सर सैयद अहमद खां है। वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस के लेखक है वीर सावरकर। वॉर ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस के लेखक है वीर सावरकर। तराने हिंद पुस्तक के लेखक है मोहम्मद इकबाल। किसके? तराने हिंद के। उसके बाद अमर सिंह है रिवोल्यूशनरी के लेखक कौन है? सत्येंद्र नाथ साल्यान है। ओके, अगला क्वेश्चन है साथियों, अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल क्या है? तो आपको बताए थे कि नदियां जो है, अलकनंदा हर जगह रहेगा, ऐसे अलकनंदा हर जगह रहेगा। और फिर आपका मंदाकिनी, नंदाकिनी, पिंडार, और उसके बाद क्या है आपका भागीरथी, सभी आकर मिलेंगे अलकनंदा में। और पंच प्रयाग का निर्माण होगा कहाँ? उत्तराखंड में। पूरा डिटेल से कराया हुआ है ज्योग्राफी के सेक्शन में। तो अलकनंदा और पिंडार नदी का जो पिंडार, तो पिंड दान किसके लिए किया जाता है? सोचिए सोचिए, तो कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग में पिंडार और अलकनंदा नदी मिलती है। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी, और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदियां मिलती है। ओके, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है काली मिट्टी में। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। ये बैसाल चट्टानों के टूटने से बनते हैं। ओके, और काली मिट्टी क्योंकि इसमें कपास की खेती ज्यादा होती है। और भारत में सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो गुजरात में और महाराष्ट्र में। ओके, तथा दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है। दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ता है आपका दक्कन पास। क्या जोड़ता है? दक्कन पास जोड़ता है। तो कहिएगा 10 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है? तो 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार को जोड़ता है। 10 डिग्री चैनल किसे जोड़ता है? लघु अंडमान एवं कार निकोबार। कोको स्टेट जो है यह म्यांमार और भारत के बीच स्थित है। और पाक स्टेट जो है ये पाक जलडमरूबंद भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। उस समय तत्कालिक
जो मद्रास के गवर्नर थे उन्हीं के नाम पर यह पाक जलडमरू में पड़ा है। नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है? नंदा देवी एवं नंगा पर्वत जो है ये आपके हिमाद्री के भाग है। किसके भाग है? हिमाद्री के भाग है। क्योंकि और नंदा देवी जो है आपका कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। और नंगा पर्वत कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। आपको पता है कि ट्रांस हिमालय में सबसे पहले है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, फिर आपका हिमाद्री, फिर है आपका लघु हिमालय और फिर है आपका शिवालिक। ओके। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? तो ऐसे बताए थे आपको, कल ही मैप कराए हैं। तो यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद क्या है नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, 4 राज्यों की सीमा लगती है। कोई दिक्कत होने वाला नहीं है आप लोगों को इससे। ओके, मैप करा दिए हैं। काराकुम, किजिलकुम, काराकुम, किजिलकुम क्या है? काराकुम, किजिलकुम ये सभी क्या है? रेगिस्तान है। और ये रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो ईरान में स्थित है। काराकुम, किजिलकुम तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। काराकुम और किजिलकुम तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। ओके, तो ईरान में क्या स्थित है? दस्ते लूट, दस्ते लूट, दस्ते कादिर, ये सब कहाँ? ईरान में। सोमालिया डाकुओं की भूमि है। और दक्षिण अफ्रीका के ऊपर नामीबिया में बोत्सवाना मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल स्थित है बोत्सवाना में। लेकिन जैसे कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? बैकाल झील को तो आपको पता ही है। हमें बैकाल झील को हम लोग क्या कहते हैं? लूस का, साइबेरिया का मोती। और ये विनिपेग झील जो है ये कहाँ स्थित है? कनाडा में। और यहीं पे क्या है? गेहूं का विश्व का सबसे बड़ा मंडी है विनिपेग मंडी। तो ये आप लोग जानते होंगे। लाडोगा झील भी कहाँ स्थित है? लाडोगा झील भी आपका एवं बैकाल झील रूस में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील है, जो कि 5 ग्रेट लेक की श्रेणी में आता है, होम्स में। ओके, जो कि कहाँ? होम्स में आता है। और यही से बताए थे आपको, इसमें एक मिशिगन ही मात्र ऐसा है जो कि ज्यादातर किस पूर्ण रूप से कहाँ है? अमेरिका में है। दिए गए विकल्प में कौन सा देश भू आवेशित नहीं है? वैसा देश जिसकी सीमा समुद्र से लग जाती हो उसे क्या कहते हैं? भू आवेशित देश नहीं कहते। बाकी सभी यहाँ पर जो पलाऊ है, पलाऊ, मकाऊ, ये क्या है? नहीं है, क्योंकि ये जबकि अंडोरा, मंडोवा और मोलोवा भी भू आवेशित देश है। और ये सभी देश कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। पता है पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंबा सिंचाई परियोजना केरल राज्य में स्थित है। आप पूछा जाएगा। और गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? गिरना महाराष्ट्र में। गिरना, कोयना ये सब कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तमिलनाडु में आपका क्या स्थित है? पचमपलाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 25। मजा आ रहा है? बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? तो कहाँ होगा साथियों? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, जैसे कि आपका क्या है? उत्तर पश्चिम क्षेत्र, जैसे आप यह बिहार है, ये बिहार है, ये गंगा नदी बीचों बीच क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है आपका, यहाँ पर क्या होता है? सारण, सिवान, भोजपुर, आरा में बिहार में सर्वाधिक गन्ने की खेती होती है। ओके, पता है रेखी समिति का संबंध किस राज्य से है? और उसमें कौन कौन जिला आता है? तो आपको बता दिया। रेखी समिति का संबंध किससे है? तो ये अप्रत्यक्ष कर से है। रेखी समिति का संबंध किससे? अप्रत्यक्ष कर से है। एल के झा समिति का संबंध भी अप्रत्यक्ष कर से है। जबकि बांचू समिति का संबंध, किस समिति का संबंध साथियों? बांचू समिति का संबंध किससे है आपका? पता है भारत सरकार की कौन सी परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया है? तो भारत सरकार की कौन सी परियोजना? तो भारत सरकार की कौन सी परियोजना है जो वर्ष 2000, ये है आपका भारतमाला परियोजना। पता है भारतमाला परियोजना कब आया है? अक्टूबर 2017 में। कब आया है? अक्टूबर 2017 में। ओके, बाकी सभी परियोजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये जनवरी 2015 में आया है। उसके बाद सागरमाला परियोजना ये मार्च 2015 में आया है। उसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना ये भी आया है मई 2015 में। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तो ये कब आया है? जनवरी में 2015। सब 2015 में आया है, बस ये छोड़कर, ठीक ना। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राहुल केला इस्पात संयंत्र, राहुल केला केला कौन खाया था? तो जर्मनी खाया था। जर्मनी की मदद से राहुल केला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। तो ये जो है आपका किसके तहत किया गया? बाकी सभी तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में था। और ये भी दूसरी ही पंचवर्षीय योजना में था। बस रूस वाला भिलाई जो है वो तृतीय। तो कहता है दुर्गापुर, भिलाई तथा राहुल केला इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। कौन कौन सा?
राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। तभी द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, ओके, की गई थी। ठीक है साथियों। आइए, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि शिक्षा ये क्या है? एक सेवा है, और सेवा सभी किस में आता है? तृतीय क्षेत्र में आता है, इसलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों के जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उस दर को क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो दर। क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो दर। और रेपो दर किसको कहते हैं? रेपो दर कहते हैं जिस पर क्या करता है आरबीआई किसी बैंकों को क्या करता है? कर्ज देता है, उसे क्या कहते हैं? रेपो दर कहते हैं। रिवर्स रेपो दर जब बढ़ता है तो बाजार में तरलताएं क्या हो जाती है? कम हो जाती है। संविधान की किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? कर और शुल्क लगाने का प्रावधान जो है संविधान की 7वीं अनुसूची में है। तो किसी अनुसूची में आपका क्या है? केंद्र राज्य संबंध की चर्चा है साथियों। ओके, 8वीं अनुसूची में अलग अलग संशोधनों द्वारा 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई। या वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ देखते हैं? भारतीय संविधान के अंतर्गत हम लोकतंत्र के आदर्श को प्रस्तावना में देखते हैं। कहाँ? प्रस्तावना में। और प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। इस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है। स्वतंत्रता का आधार समानता का अधिकार, शोषण का विरुद्ध अधिकार, इनमें से सभी। तो समानता का अधिकार क्या है? आपका सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है। शोषण का विरुद्ध अधिकार किसमें है? आर्टिकल 21 में। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें? आर्टिकल 19 में। और समानता का अधिकार 14 से लेकर कहां तक है? 17 तक है, या 18 तक कह दीजिए, क्योंकि 18 में उपाधियों का अंत भी समानता के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। पता है किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्राप्त है? यह 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ऐसा जोड़ा गया कि राष्ट्रपति एक बार क्या कर सकते हैं? तो वापस भेज सकते हैं। किसके तहत? आर्टिकल 74 ए के तहत। किसके तहत? 74 ए के तहत। ओके, आइए अगला सवाल 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आशा करते हैं इसमें बहुत सारे सवाल आपसे बन रहे होंगे। प्रथम स्पीकर कौन थे जिन्होंने के विरुद्ध लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव आया था? ये थे आपके जीवी मावलंकर, जो कि हमारे देश के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। और 15 दिसंबर 1954 को उनके खिलाफ ऐसा प्रस्ताव आया था। सूचना का अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति मिला था? सूचना का अधिकार अधिनियम को जून 2005 में स्वीकृति मिला था। ओके, 15 जून को। जबकि 12 अक्टूबर 2005 से ये क्या हुआ है? लागू हुआ है। 15 जून को स्वीकृति, और लागू कब से हुआ? तो 12 अक्टूबर 2005 से लागू किया गया है। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आपके हमारे आदर्श। ओके, बिहार में पंचायती राज पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधि करता है पंचायत सचिव। मूवी देखे हैं फुलेरा गांव वाला? सचिव जी वही, हाँ बिल्कुल सही। तथा उपयुक्त कथनों के संबंध में कौन सा कथन सही है? कथन एक, संसद तथा राज्य विधानमंडल से स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। कहता है इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका कौन है? बी नंबर। ए और बी दोनों सही है, परंतु बी सही स्पष्टीकरण नहीं है। संसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों का निष्पक्ष चुनाव कराने का अधिकार किसे दिया गया है? तो ये अधिकार दिया गया आपको चुनाव आयोग को। और चुनाव आयोग का प्रावधान भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 29 तक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आई होप आनंद आ रहा होगा। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई? आपको पता है कि हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा है। और इसकी मान्यता दी गई थी 1949 में। और कब? 14 सितंबर। इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
ओके। पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज पूर्ण रूप से राज सूची का विषय है और इस पर कानून बनाने का अधिकार भी राज सूची का है। इसीलिए तो बिहार में क्या है, पंचायती राज में 50% आरक्षण है। हरितगिरी प्रभाव का अर्थ है, आप लोग जानते हैं हरितगिरी प्रभाव, जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, जलवाष्प की मात्रा बढ़ती है तो जो दीर्घ तरंगे हैं वो पृथ्वी से जो टकरा कर वापस लौटती है, बाहर नहीं जा पाती है, जिससे वातावरण बहुत गर्म हो जाता है। जैसा कि अभी वर्तमान में वातावरण क्या है, बहुत गर्म है। तो इसमें क्या है, वायुमंडल में तापमान का बढ़ना ही है हरितगिरी प्रभाव। ओके, यानी समस्या बता, निम्नलिखित गैस में से कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों आपका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे क्या नहीं कर सकते, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो तापमान क्या होगा, तापमान ज्यादा, और तापमान ज्यादा होगा तो फिर जीवन संभव ही नहीं है। ओजोन जो है वायुमंडल में के अंदर, अगर ओजोन जो है अगर स्ट्रेटोस्फीयर से नीचे आ गया, ट्रोपोस्फीयर में आ गया, यानी कि क्षोभ मंडल में आ गया, तो ये क्या है आपका O3 ओजोन का प्रमुख, तो ये आपका क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। अगर वही ये क्या है आपका समताप मंडल में है तो ये आपके लिए क्या करता है, ब्लैंकेट का काम करता है। काटा जोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो काटा जोना प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है और जैव सुरक्षा से संबंधित। जलवायु परिवर्तन से कौन है, मॉन्ट्रियल। और काटा जोना कहाँ है, तो काटा जोना जो है प्रोटोकॉल जिसका संबंध जैव सुरक्षा से, यह उसे 29 जनवरी 2000 को स्वीकार किया गया तथा यह समझौता 2003 में प्रभावी हो गया था। ठीक ना, काटा जोना प्रोटोकॉल कब प्रभावित हुआ था, तो 2003 में। भारत में मैंग्रोव ज्वारीय वन वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? क्या आपको इसमें कोई समस्या है? सबसे ज्यादा सुंदरबन में पाया जाता है। और जो कहता है मैंग्रोव वन किसे कहते हैं, ऐसा वन जो समुद्री में के किनारे दलदली भूमि पर जहां नमकीन और फ्रेश वाटर मिलता है वहां पर होता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया। ओके, इनमें से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है नेचर क्योर। की पुस्तक की रचना किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। दिए गए विकल्प में नेचर क्योर के लेखक कौन है? मुरारजी देसाई नहीं है, तो नेचर क्योर की रचनाकार कौन है? मुरार जी देसाई, भारत के पहले क्या चीज, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। ओके, एनी प्रॉब्लम? बाकी सभी पुस्तक विसर्जन, द कोर्ट डांसर गार्डनर के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। विसर्जन, द कोर्ट डांसर गार्डनर सभी के लेखक कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। और इन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए क्या मिला था? गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और इन्हीं के पुस्तक पर एक महिला ने अपना नाम रखा था गीतांजलि श्री, और उन्हें वो भी बन गई एक बहुत बड़ी लेखिका। और रेत समाधि के लिए उन्हें 2022 का साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार मान बुकर सम्मान मिला है। क्या राष्ट्रपति महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया? देखिए, महात्मा गांधी को बहुत बार नामित किया गया लेकिन बेचारा बुढ़ा को कोई दे नहीं पाया है, तो पहली बार 1937 में नामित किया गया। गांधी जी को कोई नहीं दिए हैं। और 1948 में दोबारा नामित किया गया था, लेकिन इन्हें क्या हुआ, अभी तक नोबेल पुरस्कार शांति का नहीं मिला है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO अब तो क्या है, जीवित व्यक्ति को ही मिलता है, अब गांधी जी को मिल भी नहीं सकता है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO का मुख्यालय कहाँ है? UNIDO का मुख्यालय वियना में। वियना कहाँ की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। गेट का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा में। GATT और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने में। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। ओके, और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक ना। अगला सवाल है, चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? देखिए, ये नहीं कह रहा है कि व्यक्ति के साथ, सिर्फ यान जो उतरा था वो था लूना 9, और ये 21 अक्टूबर 1968 को उतरा था। ठीक है ना, 1968 को। फिर अपोलो 11 मिशन भी गया था और वो भी उतरा था। ठीक है ना, लेकिन इससे आदमी उतरा था, किससे? अपोलो 11। और अभी नासा का अभियान चल रहा है आर्टिमस 1,
जिससे फिर किस राज्य में क्या प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? रत्नागिरी मठ ओडिशा में स्थित है। प्राचीन काल में यह महावीर बौद्ध मठ था। कहाँ स्थित है? रत्नागिरी मठ ओडिशा में स्थित है, ठीक ना। और महाराष्ट्र में क्या है? अजंता अलोरा की गुफाएं हैं। मध्य प्रदेश में क्या है? सांची स्तूप उत्तर प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में क्या है? उज्जैन के मंदिर है। ओके, अतः एक संतुलित रसायन समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? एक संतुलित रासायनिक जो है द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। और द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के प्रतिपादक थे लेवोजियर। और लेवोजियर को ही आधुनिक रसायन विज्ञान का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। ओके, निम्न से कौन एक दुर्बल अम्ल है? वीक एसिड है। बताओ विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए वीक एसिड? आइए, CH3 COOH is a weak acid. Next question is which of the following is not a components of chlorophyll? Which is not a component of a chlorophyll? In a chlorophyll, we know that in a chlorophyll magnesium are found, okay, but calcium does not found in a chlorophyll, and carbon and hydrogen is also found in a chlorophyll. Carnotite is the ore of which of the following? Carnotite is the ore of the which of the following? This is the okay. This is the ore of a uranium. Carnotite is a ore of uranium. Okay, and ore of aluminium is a cryolite, bauxite, corundum, cryolite, cryolite, bauxite, corundum. Okay, and the ore of magnesium is a dolomite, Epsom salt, and ore of potassium is a cryolite or pinch blende, and the ore of uranium is a cryonite and pinch blende. Okay, and next the question number 55. What do you think, dear friends? It is an enjoyable class. Please like the video, subscribe the channel, and hit the press the bell icon to the new notification of regarding to Bihar Daroga examination. And this channel is also providing you material to the 7th phase BPSC examination. The question is consider the following statement. Chlorine and bromine are elements of the halogen groups. Gold and platinum are example of noble metals. Lead oxide is called litharge. Which of the above statement is true? 1, 2 and 3 all are true means what? कहता है क्लोरीन एवं ब्रोमीन हेलोजन वर्ग के तत्व हैं। बिल्कुल सही, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी किस वर्ग के तत्व हैं? हेलोजन वर्ग के। वर्ग 17 के तत्व का क्या कहते हैं? हेलोजन वर्ग कहते हैं। गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु है, बिल्कुल है, महंगा धातु। लेड ऑक्साइड को लिथाज कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, ठीक ना साथियों। कहता है किस बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है साथियों? ये कहलाता है आपका बिलियन की सांद्रता। क्या कहलाता है? बिलियन की सांद्रता कहलाता है। ओके, कहता है से किसे लड़की के एल्कोहल के रूप में जाना जाता है? लकड़ी के एल्कोहल के रूप में किसे जाना जाता है? लकड़ी के एल्कोहल के रूप में जाना जाता है साथियों आपके किसे? मैथिल अल्कोहल को। किसे? मैथिल अल्कोहल या मेथेनॉल CH3OH। क्या है? CH3OH को कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं क्योंकि इसे लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता है। मेथेनॉल सबसे सरल एल्कोहल है। यह हल्का, बाष्पशील, रंगहीन, ज्वलनशील द्रव है। इसकी ग्रंथ ओके। कहता है अगला प्रश्न देखिए, पौधे के मूल जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस भाग द्वारा होता है? तो प्रासरण द्वारा। किस विधि द्वारा होता है? प्रासरण द्वारा होता है। ओके, ऑस्मोसिस के द्वारा। तथा निम्न में से कौन सा लवक प्लास्टिड फूलों तथा बीजों के विभिन्न रंग प्रदान करते हैं? अभी आपको हम लोग बायोलॉजी करा रहे हैं डिजिटल HD में, तो उसमें आपको बताया क्रोमोप्लास्ट की वजह से ल्यूकोप्लास्ट के सफेद रंग, क्रोमोप्लास्ट की वजह से रंगीन और क्लोरोप्लास्ट की वजह से हरा। ओके, कहता निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? तो फ्लोएम का भाग चालनी नलिकाएं किसका भाग है? तो चालनी नलिकाएं जाइलम का भाग है। किसका भाग है?
जाइलम का भाग, उसके बाद क्या है आपका, कहता है फ्लोएम के 4 भाग है, चलनी नलिकाएं, कोशिकाएं, फ्लोएम ब्लास्ट तथा फ्लोएम मृदुवन तक, तो ये वाहिकाएं नहीं है, सॉरी। और यहाँ पर एक और भाग इसका अगर जोड़ना चाहते हैं जोड़ दीजिए, क्या है, फ्लोएम मृदु तक, ये क्या है, फ्लोएम के भाग है। तथा जल संवहन तंत्र, नाल तंत्र, वाटर वस्कुलर सिस्टम की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है, ये किस संघ के जंतुओं में पाया जाता है, इकाइनोडर्मेटा में, किसमें पाया जाता है, इकाइनोडर्मेटा में। इस संघ के इकाइनोडर्मेटा के प्रमुख लक्षण है, इस संघ के जंतु समुद्री होते हैं, इनके त्वचा के ऊपर जहां तक कांटे निकले होते हैं इन्हें इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार का जल परिवहन तंत्र या जल संवहन तंत्र विकसित होता है जो परिचलन तथा शोषण में सहायक होता है। उदाहरणतः क्या है, स्टारफिश, इकाइनोडर्मेटा ही है, स्टारफिश क्या है, इकाइनोडर्मेटा है। सी आर्चन और ब्लिस्टर, ये क्या है, एक लिंगी होते हैं, ये क्या होते हैं, एक लिंगी। इकाइनोडर्मेटा क्या होते हैं, एक लिंगी। ओके, कहता है रक्त के थक्का बनने में मदद करता है, रक्त का थक्का बनने में कौन मदद करता है, थ्रोम्बोसाइट्स और विटामिन के। रक्त प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट प्रमुख कार्य रक्त का थक्का बनाना है, लिम्फोसाइट एंटीबॉडी के निर्माण में मदद करते हैं। ओके, इनमें से कौन सा रोग संक्रमक रोग का उदाहरण है, संक्रमक रोग किसे कहते हैं, वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए उसे संक्रमक रोग कहते हैं। और मलेरिया क्या है, संक्रमक रोग के उदाहरण है, अगर एक मलेरिया पीड़ित व्यक्ति को काटा हुआ मच्छर आपको काटेगा तो आप में भी फैल जाएगा। भैंस की उत्तम नस्ल मैसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है, भैंस की उत्तम नस्ल मैसाना और सुरती जो है ये गुजरात में पाई जाती है। और क्या है, भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है, करनाल में है। इसमें से प्रमुख है और भैंस के नस्ल है नागपुरी, सुरती, मैसाना, नीली रवि, जाफराबादी, मैसाना तथा सुरती भैंस की नस्ल समानता गुजरात में पाई जाती है। भैंस के दूध में वसा, प्रोटीन, विटामिन ई, कैल्शियम, फास्फोरस नामक खनिज पदार्थ बड़ी मात्रा में पाया जाता है। ओके, निम्न में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है साथियों, ये आपका ऑक्सीन, ऑक्सीन हार्मोन क्या करता है, तो ऑक्सीन हार्मोन की खोज 1880 में डार्विन ने किया। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है, इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्से में होता है। इसके कुछ प्रमुख कार्य हैं, पत्तियों के विलगन को रोकना, खरपतवार को नष्ट करना और फलों को गिरने से बचाना, ऑक्सीजन के कार्य। ओके, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान क्या होता है, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान न्यूनतम होता है, और दोनों ध्रुव में से किस ध्रुव पर सर्वाधिक न्यूनतम होगा, तो उत्तरी ध्रुव पर। जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान कम हो जाता है, और पृथ्वी के घूर्णन गति के घटने से जी का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई थी, फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई थी, अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। फोटोन, आइंस्टाइन के द्वारा फोटोन कण की खोज की गई थी। इस कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। मेसोन कण की खोज हिदेका यूकोवा द्वारा किया गया था। इस खोज के उपलक्ष्य में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इन्हें 1984 में मिला, किसे, यूकावा के द्वारा मेसोन किरण की खोज के लिए। ओके, और पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी, एंडरसन ने की थी। और जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहता है, तो जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है, आवृत्ति। आवृत्ति क्या रहता है साथियों, अपरिवर्तित रहता है। आवृत्ति किसे कहते हैं, तो प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाले कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक क्षर के रूप में किया जाता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में जो है बोरोन का प्रयोग नियंत्रक क्षर के रूप में किया जाता है। और बोरोन या कैडमियम, बोरोन या कैडमियम के क्षर का प्रयोग किया जाता है, बीआर या कैडमियम। ओके, कहता है दिए गए विकल्प में कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है, सदिश राशि का उदाहरण क्या नहीं है, तो वर्क जो है, कार्य जो है, ये सदिश राशि का उदाहरण नहीं है। बल और त्वरण सदिश राशि का उदाहरण है। ओके, अगला सवाल है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया, स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किस सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा किया गया। ओके, इस महोत्सव का उद्देश्य देश के प्रतिष्ठित कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करना था। वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है, वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को चुना गया, किसे, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को। यह सम्मान उन्हें व्यंग उपन्यासकार पागल खाने के लिए प्रदान किया गया है। वर्ष 2021 में यह सम्मान असगर बजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए दिया गया था। वर्ष 2021 में किसे दिया गया था, असगर बजाहत को व्यास सम्मान। और वर्ष 2022 में किसे दिया गया जा रहा है, ज्ञान चतुर्वेदी को।
और ज्ञान चतुर्वेदी को किसके लिए? उनके व्यंग रचना पागल खाने के लिए। ओके, अगला है सुपर कंप्यूटर परम शक्ति कहाँ स्थापित किया गया है? सुपर कंप्यूटर परम शक्ति आर एस्टेब्लिश इन विच? परम शक्ति ये आईआईटी खड़गपुर में। कहा? आईआईटी खड़गपुर में। परम शक्ति आईआईटी खड़गपुर, परम कामरूप आईआईटी गुवाहाटी, परम अनंत आईआईटी गांधीनगर। ओके, परम अनंत यहाँ पर गांधीनगर में क्या है? तो परम अनंत आईआईटी खड़गपुर में तो आपको पता है कि कौन सा स्थापित किया गया है? ये आईआईटी गुवाहाटी मार दिया। आईआईटी गुवाहाटी में तो परम कामरूप है, परम, और आईआईटी परम शक्ति खड़गपुर में, और आईआईटी रुड़की में जो है परम गंगा। कौन सा? परम गंगा। ये सभी क्या है? सुपर कंप्यूटर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें भारत का स्थान क्या है? 126वां है, सत्य है। फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, सही है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः एक दूसरे और तीसरे पायदान पर है, सही है। इसमें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 126वां। फिनलैंड को शीर्ष स्थान है, डेनमार्क आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं। और ये सभी क्या है? तो स्कैंडिनेवियाई कंट्री या नॉर्डिक कंट्री है। ओके, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की गणना संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा की जाती है, और बस 2023 के लिए जो भी कथन है वो सभी क्या है? सत्य। आगे देखिए, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का क्या किया है? तो ये क्या है? मिस्र के साथ। और मिस्र के ही राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी 26 जनवरी 2023 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। ओके, और इसका आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है। यह सैन्य दोनों देशों के सेनाओं के बीच का पहला युद्ध अभ्यास था। पता है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इंदौर में किया गया। ओके, 2023 का आयोजन इंदौर के मध्य प्रदेश में किया गया। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली तथा विशिष्ट अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद मोहंती थे। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी FITUR किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया स्पेन में। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। क्या है राजधानी? मैड्रिड है। ओके, आइए 78 नंबर प्रश्न, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक का है, सत्य है। इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, यही कथन क्या है? असत्य है। इसमें बिहार का स्थान क्या है? असत्य है ये। इसमें पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा असत्य है। छोटे राज्यों में सिक्किम का स्थान श्रेष्ठ है, सही है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की रैंकिंग में कर्नाटक 6.38 अंक के साथ भारत का श्रेष्ठ राज्य है, जबकि 3.78 अंक के साथ बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का अंतिम पायदान है 18वां, और बिहार उससे क्या है? सेकेंड लास्ट पे आपका क्या है? तो पश्चिम बंगाल है। इसमें बिहार अंतिम से तीसरे पायदान पर 16वें स्थान पर है, 16वें स्थान पर। ओके, आइए आगे। चालू वर्ष 2022-23 को निम्नलिखित में से किस रूप में चालू वर्ष 2023 को किस रूप में मनाया जाता है? तो मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। और इसका जो प्रस्ताव दिया था, ये कौन दिया था? भारत सरकार के द्वारा दिया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। फोर्स 2022 द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का कौन सा स्थान है? तो ये निर्मला सीतारमन जी का स्थान है 36वां। ठीक ना? भारत के 6 महिलाओं ने को शामिल किया गया, इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 36वां, रोशनी नाडर मल्होत्रा 53वां, किरण मजूमदार 77वां, फल्गुनी नायर 89वां, और माधवी पुरी बुच्च जो कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो 54वां, और तथा सोमा मंडल 67वां शामिल है। द मैजिक ऑफ द स्टोरी, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी? इस पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? सुधा मूर्ति। कौन है? सुधा मूर्ति जी हैं। ओके, और कहता है ए लाइफ इन द शैडो ए मिरर के पुस्तक ए दुलोत किसके हैं? ए लाइफ इज द शैडो ए मिरर, ए लाइफ इन द शैडो शैडो ए जरूर। और एमिली हेनरी जो है हैप्पी प्लेस की
हैप्पी प्लेस की रचनाकार कौन है? एमिली हेली, हैप्पी प्लेस, ठीक ना। फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आइए देखते हैं। कहता है अर्जेंट गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बाप्पे को दिया गया, सही है। गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोन मेसी को दिया गया, सही है। गोल्डन बूट किलियन एम्बाप्पे फ्रांस के थे। गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोन मेसी को दिया। अर्जेंटीना ने दूसरी बार यह खिताब जीता है, यही क्या है? गलत है। 22वां आयोजन कतर में किया गया अर्जेंटीना फीफा विश्व कप में यह तीसरा खिताब है। अर्जेंटीना ने तीसरी बार यह खिताब जीता है। 2 बार खिताब अर्जेंटीना कब जीता था? जब अर्जेंटीना के प्रसिद्ध खिलाड़ी माराडोना खेला करते थे। ओके। मेसी फीफा के यंग प्लेयर अवार्ड एनजे फर्डिनेंड अर्जेंटीना को दिया गया। फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्डिनेंड को दिया गया। ओके। हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संविधान पीठ के अध्यक्ष किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया है? ये जो है आपका किसके द्वारा किया गया साथियों? तो न्यायमूर्ति के एम जोसेफ द्वारा। किसके द्वारा? न्यायमूर्ति के एम जोसेफ द्वारा। उच्चतम कहता है कि उच्चतम न्यायालय एवं अन्य न्यायालय में यह कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय सिफारिश पर की जाएगी और राष्ट्रपति द्वारा, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। ओके। इनमें से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? यह प्रसिद्ध राज्य है आपका तमिलनाडु, जो कि स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? क्रिस हॉकिंस को। और एंथनी अल्बनीज जो है ये कहाँ की बनी है? ऑस्ट्रेलिया की। और जॉर्जी मेलोनी जो है ये इटली की पहला प्रधानमंत्री बनी है। ओके, एनी डाउट? तथा पित्जर पुरस्कार 2023 किसे जीता है? पित्जर पुरस्कार 2023 को जीता है डेविड एलन चियरफील्ड ने जीता है। भारतीय सेना ने किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया है? 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन भारतीय सेना ने किस में किया है? अहमदाबाद में। कहा किया है? अहमदाबाद में। ओके। निम्न से कौन सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? तो आइए देखते हैं। त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। यहाँ तमिलनाडु दिया है, गलत। खाराची उत्सव कहाँ होता है? त्रिपुरा में, गलत। उसके बाद तुरगाया उत्सव अरुणाचल प्रदेश, सही। और परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश। परशुराम कुंड मेला कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। ओके। तो इस तरह से क्या था आपका? गलत मिला हुआ था। तथा भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2023 तक भारत सरकार ने कालाजार को समाप्त किया। वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष कौन है? तो IRDAI के अध्यक्ष है आपके देवाशीष पांडा। इल्डा के अध्यक्ष कौन है? देवाशीष पांडा। भारत में बीमा नियामक एवं प्राधिकरण कहता है। विश्व कैंसर दिवस 2023, कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार कैंसर दिवस का थीम था क्लोज द केयर गैप। 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है कैंसर दिवस। ओके। तथा अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीजा अकुल्ला का संबंध किस खेल से है? अर्जुन पुरस्कार विजेता श्रीजा अकुल्ला का संबंध टेबल टेनिस से है। किससे? टेबल टेनिस से, जो अजंता शरद कमल के साथ राष्ट्रमंडल खेलों में मिश्रित युगल स्पर्धा में इन्होंने क्या जीता था? स्वर्ण पदक अजंता कमल को मिल गया था इन्हें। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? अभी प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हुए हैं, जापान में। 48वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? जर्मनी में। और 49वां कहाँ होगा? जापान में। और 50वां कहाँ होगा? तो 50वां इटली में, 48वां और 49वां, ठीक है। कहता है वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो 20 वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का 7,06,845 करोड़ रुपए का लगाया गया है। तथा आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाले देशों का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे ज्यादा FDI सिंगापुर से आया है, फिर मॉरिशस से आया है और फिर UAE से आया है।
ठीक ना। आइए, कहता है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका मौसम 15 है तो 3x गुना 4x बराबर 15 गुना x 4 12x स्क्वायर बराबर 15x। ओके, दो संख्याओं का यदि उनका मौसम 15 है तो दोनों संख्याओं का लॉसव ज्ञात कीजिए। तो और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो 15 है इससे कटने वाला संख्या होना चाहिए 15 5 75। 15 से ये कट रहा है क्या, 15 से ये भी कट रहा है, इस तरह से आप लोग चेक कीजिएगा क्या आएगा सही जवाब 180। क्या आएगा 180। कहता है यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है तो पहली संख्या मान लीजिए x है तो दूसरी संख्या क्या होगी x+2 x+4 x+6 x+ ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं। तो उनका औसत क्या है 25 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या 25, तो क्या होगा देख लीजिए यहाँ x का मान भाग कर देंगे कितना से 6 से, जो आएगा उसको या फिर ऐसे करके जोड़ के तब कर सकते हैं। आपका सही जवाब क्या है साथियों, तो बिल्कुल सही, सही जवाब क्या है 10। कहता है यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a प्लस बी है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, भुजा स्क्वायर होता है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपका क्या है सही जवाब है। दिए गए विकल्प में से वह संख्या चुने जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, 13 14 22। पता है 13 14 22। इसका सही जवाब होगा साथियों 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये भी होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी तो होता है, पता ना, आई डोंट केयर। इसका जवाब ये दिया हुआ है। बता दिए गए विकल्प में से सही संख्या चुनना है, गायब संख्या चुनना है आपको साथियों। क्या है 13, क्या है आपका यहाँ 1 का क्यूब, यहाँ 2 का क्यूब जोड़ रहा है, यहाँ 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। तो इसमें 5 का क्यूब जोड़ना है, 5 का क्यूब कितना आता है 125, जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 238। ओके, कहता है दिए गए समीकरण में सही बनाने के लिए दिए गए संख्याओं का आपस में बदल देना है, तो बदल दीजिए और आंसर पूरा दीजिए। 4 यहाँ कितना आएगा 4, अगर 4 रखते हैं और 96 गुना 6 माइनस 4 प्लस 3 करते तो इतना नहीं आता है, तो किसे बदलिएगा आप, तो बिल्कुल सही, हम लोग 6 और 8 को क्या करेंगे बदल देंगे, 6 और 8 को बदल देंगे, उसके बाद हमारा कार्यक्रम हो जाएगा। तो ये था आपका आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट एडुटेरिया बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट पूरा डिटेल में। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। एडुटेरिया टेस्ट सीरीज फर्स्ट, तब तक पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत 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 क्या बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, ये जो वीडियो आज अपलोड होगा शाम में 6 बजे, इसे भी देखिएगा, महत्वपूर्ण समान अध्ययन प्रश्न श्रृंखला 3 हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए साथियों, आपसे विदा लेते हैं, बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए खुश रहिए। वंदे मातरम।